The old joke was you couldn't become a CEO in America if you were Indian. Now the joke is you can't become a CEO in America if you're not Indian. पुराना मजाक ये था कि अगर आप भारतीय हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते। अब मजाक ये है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते हैं। You can't become a CEO in America if you're not Indian. इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड टर्म ये धर्म स्थापना का टर्म है, ये वर्ल्ड लीडर चूज करने का टर्म है। वज़ीर आज़म साहब वहाँ IMF को कह रहे हैं कि सानो दो पैसे हमें दो, हम आपकी जो है वो हमारी हेल्थ खराब है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने टॉप अमेरिकी कंपनियों में नौकरी पाने का ख्वाब देखने वाले भारतीय IT छात्रों और अन्य पेशेवरों की तारीफ की है। उन्होंने कहा, आज ऐसी स्थिति है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 10 CEO में से एक भारतीय अप्रवासी है जिसने अमेरिका में पढ़ाई की है। पुराना मजाक ये था कि अगर आप भारतीय हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते। अब मजाक ये है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप अमेरिका के सीईओ नहीं बन सकते हैं। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि थर्ड टर्म ये धर्म स्थापना का टर्म है, ये वर्ल्ड लीडर चूज करने का टर्म है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंज आना है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी का नारा जो है कि 400 पार NDA का अलायंस, जिस प्रकार से वर्क हुआ है लास्ट 10 इयर्स में और जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की प्रॉमिस की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 1000 साल की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1000 साल तक के लिए भारत को जो भी कुछ जरूरत पड़ता है उसके फाउंडेशनल चेंजेस ये थर्ड टर्म में किए जाएंगे। तो जितने जितने हमारे बड़े प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन पॉलिसी मेकिंग में इस टर्म में हो जाएगा। तो जो एक मैसिव रिफॉर्म्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही शपथ ली जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी जैसे मैं बताता हूँ कि डेट वाइज प्लान रखते हैं 2047 तक का। सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे ही सीट कंफर्म हो जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे छोटे देश जिनके अब इंडिविजुअल वोट्स की जरूरत नहीं है यूनाइटेड नेशन में, एक बार सीट आ जाने के बाद तो हो सकता है वो सामने से प्रपोजल लेके आए कि भाई हमें भारत के साथ जुड़ना है, तो एक अलग फॉर्मेट में या स्टेट की हैसियत से ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड टर्म के एंडिंग 2030 के बाद आप वो अखंड भारत का मैप ग्रो करता हुआ देख पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब वहाँ IMF को कह रहे हैं कि सानो दो पैसे हमें दो, हम आपकी जो है वो हमारी हेल्थ खराब है, हमें दो पैसा उसमें सेहत में, हमें पैसा दो कि आप लोग जब फ्लड्स आए थे तो हमारी इकॉनमी ख़राब हुई थी, हमें महंगे लोन्स मिले थे। सो हम तो वहाँ पे जब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं और अल्लाह करे पैसे मिल जाएं एंड देन फिर मिल जाएं तो फिर उनका इस्तेमाल सही करें। भाई आप इस्तेमाल सही नहीं करते। ये दुनिया से कंप्लेन तो हम करते रहते हैं सारा टाइम जिधर जाते हैं। IMF के लीडर आप मुझे बताएं ना, क्या नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वाजिद जहाँ जाते हैं IMF के सरबराह से ज़रूर मिलते हैं? नहीं मिलते। वो क्यों मिलें? क्या शेख हसीना वाजिद जहाँ जाती है क्या वो बिल गेट से ज़रूर मिलती है? हमारी वही पुरानी लिस्ट है, एक उधर बिल गेट भी आए, हाँ उससे मुलाकात करा दो क्योंकि बिल गेट मशहूर है, ठीक है। और क्या नाम है उसका, अब बिल गेट्स इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पाकिस्तान में वो पोलियो के कतरे दे रहा है और इंडिया में वो IT दे रहा है। इंडिया में वो IT दे रहा है और पाकिस्तान में क्या दे रहा है? कतरे, क्योंकि हम उनसे मांगते कतरे हैं, हम उन्हें ये कहते ही नहीं है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को भी पाकिस्तान में लेके आओ। तो अच्छा डॉक्टर, इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये कि क्या आप नहीं समझते कि ये एक बहुत एम्बिशियस प्लान है, और जाहिर है कि चलें आप ये कह रहे हैं कि जो सोच है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में इस तरह की ये जो है ना रिफॉर्म्स की जाएंगे, लेकिन होते होते जो है इसको बड़ा टाइम लगेगा। अखंड भारत है ये, दरअसल हम अपनी जो सिविलाइजेशन है, एशियन सिविलाइजेशन, हम उसकी बात करते हैं। हमारा किसी के ऊपर कब्जा करने का या कोई ऐसा वो हमारे कोई
एम्बिशंस नहीं है, ना कभी भारत के ऐसे रहे हैं, तो हमारी सोच जो है वो ये है कहीं पे मिलिट्री एडवेंचरिज्म वाला कुछ होना है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे यानी वो आप ये नेपाल कह रहे हैं कि जो भारत है वो इतना खुशहाल उसको बना देंगे, वो ऐसा कर देंगे कि ये कंट्रीज ये कहेंगे कि भाई ये जो ऐसी ही जो इकोनॉमी है हमारे उधर भी आए तो हम भी जो है वो इसके अंदर अपना जो है वो शामिल होना। क्यों? ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। साफ बात है ना कि भाई रीजन अगर प्रॉस्पर होगा तो आप अपने छोटे भाइयों को साइड पे रख के थोड़ी प्रॉस्पेरिटी करोगे। वो तो साफ बात है कि भारत की जिम्मेदारी है इस रीजन में। और क्यों वो डिफेंस का खर्चा उठाए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जब भारत पूरी सुरक्षा कर सकता है आपकी। तो ये छोटे देश जो भारत की ओर देखते हैं, अब नेपाल का आप एग्जांपल ले लो, जिसके पास सी रूट्स नहीं है। ट्रेड अगर कुछ करना है तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भारत है। अगर कुछ भी ट्रेड करना है तो डिपेंडेंसी है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा चाइनीज पोर्ट का एक्सेस कहां मिलेगा नेपाल को, कौन सी तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास रहा है कि ये सब हमारे ही जनपद थे एंशिएंट भारत में, तो ये तो कोई नकार नहीं पाएगा। दूसरा आपको समझना है कि अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हम मिलिट्री भेज के किसके ऊपर कब्जा करने वाले हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट का बेनिफिट्स, हमारे पॉलिसी का बेनिफिट्स आपको हो सकता है ना। आपको कोई एंटी इंडिया वाली कोई आपकी ज्योग्राफी के अंदर किसी को स्पेस देने की जरूरत है ऐसे विचार की, राइट। तो पूरा रीजन मिलके प्रॉस्पर कर सकता है, और क्यों नहीं। श्रीलंका आज मानता है। अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग इंसाइट देता हूं। श्रीलंका में लास्ट ईयर करेंसी स्वैप डील हुआ चाइना के साथ युआन ट्रेड के लिए। उसी के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड की बातें शुरू हो गई कि भाई सारा ट्रेड भारत के साथ इंडियन रुपी में होगा। इस महीने 12 अप्रैल को मालदीव्स में दोनों बात हो गई कि चाइना के साथ युआन में ट्रेड होगा, भारत के साथ इंडियन रुपी में ट्रेड होगा। और ध्यान रहे कि मीडिया में जो आ रहा है और जो पॉलिटिशियंस से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मालदीव्स में, वो एक दूसरे के विरुद्ध आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 12 अप्रैल को क्या बात हो रही है कि इंडिया के साथ रुपये में ट्रेड करेंगे, चाइना के साथ युआन में। यही चीज लास्ट ईयर बांग्लादेश में भी हो चुकी। चाइना के साथ युआन में ट्रेड करेंगे, भारत के साथ इंडियन रुपये में ट्रेड करेंगे। तो जब जयशंकर जी को अभी लेटेस्ट किसी मीडिया में पूछा गया भारत चाइना रिलेशंस के बारे में, तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया, भारत इज चेंजिंग, चाइना इज ऑल्सो चेंजिंग। हम ये क्यों नहीं कहते उन्हें ये चीजें? ये अगर हम उन्हें कहें कि भाई हमारे लोग मुल्क में रोजगार दो, हमें यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करो। देखें, ये जेलसी होती है, ये जेलसी क्रिएट करनी पड़ती है अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। और ये जो हम इस तरह की चीजें होती हैं, ये आप अपने लिए थोड़े कर रहे होते हैं, ये तो आप अपने वतन के लिए कर रहे होते हैं। सो वतन के लिए कोई इज्जत बेइज्जती कोई नहीं होती एज लॉन्ग एज मुल्क का फायदा हो रहा हो। जब तक मुल्क का फायदा हो रहा हो तो इट्स एन एक्सीलेंट थिंग। आप मांगे, अपने हर वो काम करें जिससे आपके मुल्क की आवाम को फायदा होता है। इसमें वो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अभी वो बिल गेट्स आए हुए थे, वहां पे उसने चाय वाले को गया। पाकिस्तान में जब ये लोग आते हैं तो ये लोग आवाम को मिलते ही नहीं है। वो सुनने में आया वो जो चाय वाला है वो उधर जाके दुबई में पता नहीं उसने अपना वो बिजनेस शुरू कर लिया। आई डिडंट फॉलो इट, लेकिन वो दुबई चला गया। उसको किसी ने कहा भाई तू तो स्टार बन गया, अब आजा मेरे पास, मैं तुम्हारे ऊपर कोई $50,000 $1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। वो वहां निकल गया। हमारे यहाँ वो आम आदमी को कभी नहीं मिलेगा बिल गेट्स। क्यों? हम उन्हें कहते हैं भाई तो सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इधर ना बाहर ना जाया जाए। हमने उनको यही बताया सिक्योरिटी, जब हम खुद ही उन लोगों को सिक्योरिटी में फंसा देते हैं, ठीक है, सो हम कैसे एक फॉरेन डिग्निटी है, हम उसको अपनी गली मोहल्ले में नहीं लेके जा सकते, हम उसको बाजार में नहीं लेके जा सकते। यही जो देखें, यही वो लोग हैं कि जो आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की स्टोरी सुनाएंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।